अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। घाव कैसे भी हो एक दिन भर जाते हैं। मुश्किलें कितनी भी हो राह मिल ही जाती है। बस तुम याद रखना कि तुम मामूली नहीं हो। बस तुम याद रखना कि तुम मामूली नहीं हो। तुम एक करिश्मा हो। क्योंकि जिसकी परीक्षा होती है उसी को परिणाम मिलते हैं और वे ही सफल भी होते हैं। भला वो घोड़े क्या जीतेंगे जो कभी रेस का हिस्सा ही नहीं बने। आप सभी का हार्ट कनेक्ट के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। मैंने इस सीरीज को जब शुरू किया था पहले सीजन में, तो मेरा पर्पस यही था कि आपके रियल टाइम में हम प्रॉब्लम को समझ पाएं और आपकी एक्चुअल इशू को हम एड्रेस कर पाएं। तो जो हार्ट कनेक्ट का जो है सीजन 1 था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने इसका सीजन 2 लेकर आए, जहां पर हम आपके मेल्स का जवाब देंगे, जहां पर आपके मेल्स के में लिखी गई प्रॉब्लम्स को हम जो है वो उसके इश्यूज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और राह दिखाएंगे। बेसिकली देखिए, हार्ट कनेक्ट का मतलब इतना सा है कि आपके दिल से मेरे दिल का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, और मैं आपकी समस्या को महसूस कर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। एक बात आपको बतला दूं मैं कि ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसको कोई समस्याएं ना हो। जो जीवित हैं उनके पास कोई ना कोई समस्याएं हैं। हर आदमी की समस्या का स्केल अलग अलग हो सकता है। हर आदमी की समस्याएं डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, और हम उन समस्याओं के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको बता दूं मैं कि समस्याओं में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सफल और असफल लोगों में समस्याओं में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन सबसे अधिक है उसके रिस्पॉन्स करने के तरीके पर, कि आप उन समस्याओं को लेकर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज जो मेरे पास जो है फर्स्ट जो मेल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा चूंकि कई सारे ईमेल मेरे पास में आए हैं जिसमें उन्होंने नाम भी मेंशन किया है, पर मुझे लगता है कि नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो हम आपको जो है वो मेल का कंटेंट बताते हैं कि मेल में जो है वो क्या लिखा है। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर जो है वो आज का फर्स्ट मेल है। तो इसमें लिखा है इसमें कि गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर टू स्टार्ट दिस सीरीज। फर्स्टली आई थिंक दैट this is made for me only. Sir, I have left my home from village to Chandigarh and it's really very hard to me to manage everything, sir. Sir, I belong to a poor family but my parents afford me everything I want. Sir, I am all alone here in hostel. Sir, while I see many patients are best than me, all have good knowledge but mind concepts are weak. Actually, my 12th and schooling was from school of village. Sir, I am the star of my village and everyone has very high expectations from me. And sir, I am also very emotional person. Sir, please help me. What should I do? Sir, please tell me. I am not able to maintain my routine. And sir, I am also not eating food here. Don't know why. Sir, I want to be a doctor. You have given me path, show us reality. But sir, I am helpless. Sir, what should I do? Thank you so much, sir. के तो अब इस ईमेल में उनकी समस्या ये है कि वो एक छोटे विलेज से हैं, वो चंडीगढ़ में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। वो वहाँ पर जो है वो उनको लगता है दूसरों से कंपेयर करने में कि मेरे कॉन्सेप्ट वीक है मेरे, और मेरा स्कूलिंग उतना प्रॉपर नहीं हुआ है। और मतलब ओवरऑल यदि मैं आपसे बोलूं तो एक एज ए टीचर बोलूंगा तो आपका लैंग्वेज पर थोड़ा सा होल्ड बेटा आपको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल का बहुत मायना है आज की दुनिया में, ठीक है। पर आपने मुझे एक लेटर लिखा और आपने बताया कि सर इस समस्या से कैसे बाहर निकले। देखिए, मैं आपकी इसमें 2-3 चीजें, इसमें जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, 2-3 चीजें यहां पर छिपे हैं इसमें। पहला तो ये है कि आप फर्स्ट टाइम आप अपने विलेज से, अपने गांव से जो है बाहर निकलकर शहर में आए हैं, तो एक सबसे बड़ा इशू जो इस समय आप फेस कर रहे हैं वो है होम सिकनेस, ठीक है। यानी आप अपने होम पिच से निकलकर जो है वो शहर के अंदर आए हैं, तो आप अपनी होम सिकनेस से आप अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आप जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो आप थोड़े से परेशान हैं, उसके पीछे एक कारण यह है कि
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे घर का एक जो है वो कंफर्ट जोन होता है, जहां पर हम जो है कुछ ना करें तो भी हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कई समस्याओं के बावजूद हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपका ये ट्रांजिशन या चेंज है बेटा, और चेंज को एक्सेप्ट होने में वक्त लगता है। अब चूंकि आपने इसमें मेंशन नहीं किया है कि आप कब यहां पर आए हैं, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपने ये लिखा है तो कुछ महीने या कुछ दिन आपको हुए होंगे यहां पर। तो अभी ये चेंज की फेज में है बेटा, तो इसलिए जो है इसको लेकर नॉर्मल बने रहिए। धीमे धीमे परिवर्तन आप जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आज नहीं तो कल आपको अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कॉलेज के लिए, अपने करियर के लिए। तो कोई बात नहीं, यदि आज आप बाहर निकल गए बेटर एजुकेशन के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब रही बात कि आपका स्कूलिंग उतना प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप इसको अलग नजरिए से देखिए। आप अपना नजरिया चेंज कीजिए। आप ये सोचिए कि यदि आप गांव के स्कूल में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं आप, तो इन लोगों से जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं, जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, उनसे कभी आप कंपेयर नहीं कर पाते। शायद से वो जानकारी ही आपके पास ना होती, वो इंफॉर्मेशन ही आपके पास ना होती। लेकिन आज यदि आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को उनकी दिशा में, कि जितना नॉलेज उन लोगों को है जो वो पढ़कर आए हैं, धीमे धीमे आप अपने आप को गियर अप कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब यह है कि पहले से आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। आप अपने स्कूल में आपने लिखा कि आप वहां पर अपने गांव के स्कूल में आप स्टार हैं, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी बच्चा जब गांव से शहर बाहर निकलता है तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशंस का दबाव महसूस नहीं करना है, बल्कि हमें उनको सही सिद्ध करने की कोशिश करना है। कि मैं आपसे कहता हूं कि पहला बड़ा कदम जो आपने लिया है वो है कि गांव से निकलकर आप शहर में आ गए हैं, और ये एक बड़ा स्टेप है। और जिन लोगों से आप तुलना कर रहे हैं उनमें इतना करेज नहीं है, उनमें इतना कलेजा नहीं है जो आपने दिखाया। तो इसलिए ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए। वक्त लगेगा, आपने रेस थोड़ा लेट शुरू किया है, वो थोड़ा आगे से दौड़ रहे थे, लेकिन चूंकि आप एक साहसी और जो है निडर व्यक्ति हैं, तो आप जो है रेस में बराबरी पर पहुंच जाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं आगे भी निकल जाएंगे। इसलिए आप जो है ऐसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि हम जहां थे वहां से आगे आ गए हैं। हमेशा हम दुखी इसलिए होते हैं, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर नहीं करते हैं। जहां से आप शुरू किए वहां से आप आगे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही जीत की पहली निशानी है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। तो आज मैंने कुछ और भी मेल्स लिए हैं। दूसरा मेरे पास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेल आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। ये मेल, तो एक मेल आप देख रहे हैं यहां पर, जो काफी बड़ा सा मेल है, और इस मेल में जो है एक बड़ी ऐसी समस्या का जिक्र किया गया है जो आज के यूथ में बड़ी कॉमनली हमको देखने मिलती है, और एक सामान्य समस्या है। कहीं ना कहीं हम आपको कहीं अपने आप को या अपने किसी फ्रेंड को इससे कोरिलेट कर पाएंगे। ऐसा मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी जान पहचान में जो इन समस्याओं से गुजर रहा होगा। गुड इवनिंग सर मैम, आई एम बायोमेंटर्स कमांडो। सर मैम, आई लव दैट गर्ल। मैं शादी करना चाहता हूं उस लड़की से, मैं कुछ बनना चाहता हूं, उस लड़की को कुछ बनाना चाहता हूं, पर उसकी शादी किसी और से हो रही है। वो लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती है, हम साथ रहते हैं। वो लड़की बहुत दुखी रहती है, मैं उस लड़की को उस हालत में नहीं देख सकता। सर, मैं उसके साथ जीना चाहता हूं, और वो भी, मैं उसको अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकता। उस लड़की ने किसी और लड़के के चक्कर में अपने जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर से वो मेरे साथ है, मैं अब उसको और बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वो कुछ बने, लाइफ में कुछ अच्छा करे। मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन उसके बिना नहीं। मुझे डर लगता है जब वो मुझसे दूर रहती है, और उसने एक बार अपने आप के साथ गलत करने की कोशिश भी की। मुझे डर लगता है कहीं उसको कुछ हो ना जाए। सर मैम, मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता हूं किसी भी कीमत पर। मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वो साथ रहते हैं, और एक हिम्मत सी आती है, लेकिन जब दूर हो जाती है तब दिल प्रे करता है कि वो ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। सर मैम, उस लड़की को खोना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल, लेकिन कास्ट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब देखिए, ये एक ऐसा समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है
जिसको जो है वो जिस प्रॉब्लम में बताया गया कि भाई कि एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत प्रेम करता है लेकिन मैं आपने इसमें 2-3 चीजें मेंशन नहीं की आपकी प्रॉब्लम में कि आपकी एज कितनी है। जब इस तरह की प्रॉब्लम लिखे तो अपनी उम्र का जरूर जिक्र करें, लेकिन मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं कि इसमें कि आप लिख रहे हैं कि लड़की ने उस एक लड़के के चक्कर में 5 वर्ष बर्बाद कर दिए। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं आपको कि आपकी जो आपका जो प्रेम है मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे बोलूंगा कि प्रेम कभी भी जो है ना, मतलब एक प्रकार से आप सोचिए कि एक बाउंड्री में बांध कर उसको हम कि मैं खोना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं। आप दुनिया में किसी को बनाने वाले कोई नहीं होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ व्यक्ति का साथ दे सकते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी होगी कि आपको जो भी करना है, जो भी यहां पर इस पूरे लेटर में जो किरदार है, जो मेन रोल है, वो तुम नहीं हो। यू आर नॉट द सेंटर पॉइंट इज दैट गर्ल के, एंड उसको डिसाइड करना है कि उसे क्या करना चाहे, कि उसे लाइफ में क्या करना, उसको डिसाइड करना है। कि जब आप ये अथॉरिटी लेते हो कि आप उसके लिए डिसाइड करोगे, आप उसको कुछ बनाओगे, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, तो ये अथॉरिटी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। और आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बोलूंगा, आपकी मानसिक सेहत के लिए बोलूंगा और आपके साथ बेहतर हो इसके लिए बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा आपसे कि जो अथॉरिटेटिव जो चीज होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है। और खुले दिमाग से सोचिए कि यहां पर जिसको डिसाइड करना है सब कुछ, वो लड़की है। और उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम शायद बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तुमको अपने आपको देखो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम परेशान हो, तुम सोचते रहते हो, इससे क्या होता है, तुम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब तुम उस पोजीशन पे होगे कि जहां पर उस लड़की को ये डिसाइड करने में जो है वो उसको सुविधा मिलेगी कि तुम अथॉरिटेटिव हो, तुम जो है तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है और तुम्हारे अचीवमेंट पर वो जो है वो उसको अपना डिसीजन सही लगेगा तो वो डिसीजन लेगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये कि उसका जिंदगी भर डायलेमा चलता रहेगा इसको कि अच्छा है साथ होना, किसी के साथ अच्छा लगना, किसी से इमोशनली कनेक्ट होना बहुत अच्छी बात है और ये मैं इसका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एक बात ये भी बोलूंगा कि वी कैन नॉट बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द इमोशंस, के हम इमोशन से अपने घर की ग्रोसरीज नहीं ले सकते हैं, हम इमोशन से जो है वो जिंदगी नहीं काट सकते। केवल हमको इमोशन के अलावा अचीवमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को, आप लोगों को जो है वो पढ़ने पर, अपने करियर को बनाने पर, अपने पैरों पर खड़े होने पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने रोजगार में आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पर आप काम कर रहे हो, आप किसी अच्छी डिग्री को लेकर आप अच्छी कंपनी में या किसी मान लो डॉक्टर बनते हैं तो कहीं आपका जहां जो भी आपका फील्ड है उसमें आपने मेंशन नहीं किया है, तो यदि आप जो है अपने करियर को बनाएंगे ना तो आपकी ये समस्याएं बहुत छोटी लगेंगी। अब रही बात कास्ट के इशू की बात रही, तो कास्ट का इशू जब तक होगा जब तक तुम्हारा कद छोटा रहेगा। रिमेंबर माय थिंग, ये मैं जो है अनुभव के बाद बातें कह रहा हूं कि आपसे कि जब कास्ट का इशू उन्हीं लोगों को ज्यादा होगा जिनके पर्सनल अचीवमेंट कास्ट से छोटे हैं। कास्ट बड़ी पड़ रही है, पर्सनल अचीवमेंट छोटे पड़ रहे हैं। सपोज कि एक लड़का है, यदि मान लीजिए उसका कास्ट कोई भी है और वो लड़का यदि एक आईएएस अफसर बन जाता है या कोई बड़ी पद पर पहुंच जाता है और उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो सामने वाला वो कास्ट का डिफरेंस भी जो है वो सब आपको बता दूं मैं, दुनिया में सब लोग जो है वो सिचुएशन देखकर चीजें डिसाइड करते हैं। तो वो चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं कि ठीक है भाई कास्ट अपनी कास्ट का नहीं था पर लड़का आईएएस है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लड़का जो है उसका कास्ट ये था पर लड़का आईएएस है, या लड़का जो है डॉक्टर है। तो कास्ट का इशू कहां होता है, जब आपके पर्सनल अचीवमेंट कास्ट से छोटे होते हैं तो कास्ट का इशू होता है। और यही भारत की सच्चाई है, चाहे इसको अच्छा बोल लीजिए बुरा बोल लीजिए, पर भारत की यही सच्चाई है। और यहां पर डिसीजन जो है वो आपके पर्सनल अचीवमेंट को तोल कर लिए जाते हैं। तो मैं आप दोनों लोगों को ये बोलूंगा कि बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों को ये बोलूंगा बेटा कि अभी आप लोग जो है एक काम कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए अपने आप को, एक 2 वर्ष का 3 वर्ष का वक्त दीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको पर्सनली क्या अचीव करना है, उसके बाद फिर आगे करना है। क्योंकि देखिए ये आपका लेटर इट्स प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशंस के, और इमोशंस मैंने कहा ना वैल्यूएबल तो हैं लेकिन इंटेंजिबल है।
एक हाँ मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है कि इनटेंजिबल, अब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, आपके जिसका कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यूएबल तो है पर इनटेंजिबल है। और इनटेंजिबल जो होता है ना, दुनिया उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करती है, दुनिया उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करती। दो लोग जो समझ पा रहे हैं वही उसकी वैल्यू करते हैं। यानी ज्ञान की कीमत किसको होगी? जो ज्ञान लेना चाहता है। जिसको नहीं ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान की कोई कीमत नहीं होगी उसको। तो उम्मीद है मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। मैं यही बोलूंगा कि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आपसे कि आपकी फीलिंग्स है और आपने ट्रूली रिफ्लेक्ट किया, उसके लिए मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं यही बोलूंगा कि आपने जो सोचा है उस सोचे हुए को, यदि वाकई में आप चाहते हैं उस लड़की से मैरिज करना, तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि उसके घर वाले भी हाँ कर दे आपके बारे में सुनकर। आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि वो लड़की को डिसीजन लेने में आसानी हो। और याद रखिए, जब हम अपना वजूद बढ़ाते हैं ना, जब अपना वजूद बढ़ाते हैं, अपने लिए हम कुछ बड़ा करते हैं ना, तो हम बड़े ग्रह, बड़े प्लेनेट के समान बन जाते हैं। छोटे छोटे ग्रह आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम कितनी ग्रेविटी अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाते हो। तो अभी आप पढ़ने पर या अपने करियर पर थोड़ा फोकस कीजिए। और ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें फुलफिल कीजिए आप। फिर आज का जो थर्ड एंड लास्ट मेल जो मेरे सामने आया है, देखिए मेल तो मुझे, ईमेल तो मुझे जो है वो काफी सारे ईमेल मुझे मिले, लेकिन उसमें से मैं वही ईमेल ले पाऊंगा जिनको मैं कवर कर पाऊंगा, या जहां पर थोड़े डाइवर्सिफाइड इश्यूज हैं वो मैंने यहां पर लिए इनके। तो ये मत सोचिएगा कि आपके जो ईमेल नहीं देखे, हमारी पूरी टीम है जो कई सौ ईमेल आते हैं उनको वो देखती है, स्क्रूटनी करती है उनका, फिर वो कॉमन टाइप की ईमेल का एक सेगमेंट बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने टीम को बोला है कि अधिकांश ईमेल को देखें, उसमें जो रिलेवेंट हो उनको हम और भी आगे लेते जाएंगे उसमें। तो आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। और आपको जो है जो हमारा हार्ट कनेक्ट का ईमेल आईडी है उस पर आपको जो है मेल भेजना है आपकी समस्याओं को, तो उसमें से हम कुछ समस्याओं को हम पिकअप करेंगे। तो आज का जो थर्ड ईमेल है वो है, good afternoon sir, I have an issue regarding my parents. They are always fighting means every day, which give me a lot of stress. I am also suffering from diabetes, taking injection 30 unit in morning and 15 unit in night. I also develop stones in my kidney and my blood sugar level is usually higher than normal. So it's my humble request to you to please suggest me a path to how to avoid my parents' stress and diabetes stress and fully concentrate on my NEET 2022 preparation. दरअसल यहां पर जो है वो दो मेजर इशू हैं। पहला है कि जो स्टूडेंट है वो जो स्टूडेंट है कमांडो हमारा, वो दो समस्याओं से जूझ रहा है। पहली समस्या जो है वो है उसके स्वास्थ्य की, उसकी हेल्थ की। सेकंड है उसकी मानसिक हेल्थ की। दोनों समस्याओं में हेल्थ इन्वॉल्व है, एक मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व है, एक फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व है। मेंटल हेल्थ में यह है कि उसको अपने माता पिता के लड़ने से, आपस में उनके जो है वो वाद विवाद से उसको जो है वो तकलीफ है। और मैं कहता हूं कि हमारे इंडियन हाउसेस में ये चीजें बड़ी कॉमन होती आ रही है। कारण ये उसके पीछे ये कि माइंडसेट नहीं मिलते हैं। यानी हमारे यहाँ पे जोड़ियां जो बनती हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी होती है शादी के वक्त ना, उसको बड़े डिसाइड एक जमाने में करते थे। या हम ऐसा बोले यहाँ पर कि यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी का ही इशू है। चाहे मैरिज अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, कोई मैरिज हो, कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो चीजें जो है वो दिक्कत में आने लगती है। खैर, अब मुद्दा यह है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। मैं क्लियर कर दूं आपसे कि जब मम्मी पापा के बीच झगड़ा होता है ना, तो बच्चे जनरली जो है वो सफर तो करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कुछ कर नहीं पाते। अब यहां पर रोल आता है किसका? घर के बड़े लोगों का। घर के बड़े लोगों का रोल आता है। यदि घर में आपके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके जो है वो रिलेटिव हैं, जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो ऐसे परिवार के लोग हैं जिनकी बातें आपकी मम्मी या पापा में से कोई भी व्यक्ति जिनकी बातों को मानता है, जिनकी बातों को वैल्यू दी जाती है। और आपको बता दूं मैं, हर परिवार में एक या दो मेंबर ऐसे होते हैं जो कई परिवारों के मुखिया के समान ही होते हैं उनके, यानी वो जो बोल देते हैं लोग उनकी बात को मानते हैं। हर परिवार में एक या दो, कोई ताऊ जी मिल जाएंगे, कोई चाचा जी होंगे, कोई हर परिवार में एक या दो व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जो 3-4 क्लोज फैमिली के अंदर, कि जिनमें से किसी एक की बात को पूरा परिवार मानता है।
यदि आपको लगता है कि समस्या वाकई में ज़्यादा है तो आपको घर के बड़े मेंबर्स को बताना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली ये बात बताना चाहिए कि ये समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा शांति से रह सकें। तो वो जब बोलेंगे तो शायद से जो है वो मम्मी पापा के बीच में जो झगड़ा है उसे हम कम करा सकते हैं। लेकिन आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बात को उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा। कारण ये है कि बल्कि आप झगड़े का पार्ट और बन जाएंगे। और आपको किसी समस्या से बाहर निकलना है ना, तो समस्या का पार्ट बने बगैर बाहर निकलना है कि आप उसके अंदर यदि इन्वॉल्व हो गए तो आपको समस्याएं जो है वो दिखाई पड़ेंगी, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई पड़ेगा। सॉल्यूशन देखने के लिए आपको दायरे से बाहर निकलकर ऊपर से देखना पड़ेगा कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। और मैं कह दूं आपसे कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारे जो संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, या हम ऐसा बोले हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो ही हमको सेव करती है। तो यदि घर के बड़े रिलेटिव्स को यदि पता होगा कि भाई ये समस्या हो रही है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सोचिए कि कौन ऐसा है जिसकी हेल्प ले सकते हैं, किसकी बात को मम्मी मानती है, किसकी बात को पापा मानते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली के बारे में बेहतर सोचते हैं और जो इस समस्या को से हमको निकालने में हेल्प कर सकते हैं। और ये बात जरूर है कि मदर फादर को भी ये सोचना चाहिए कि यदि वो थोड़ा जो है पीस से रहे, थोड़ा झगड़ा घर में ना करें। देखो, मन मुटाव हो सकता है परिवारों में, लेकिन उसका प्रभाव अगली जनरेशन पर नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है डायबिटीज की। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप 30 यूनिट जो है आप इंसुलिन ले रहे हैं, कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं, आपका शुगर लेवल क्या है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर मिसिंग है। पर मैं यही बोलूंगा कि अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। एंड डायबिटीज के स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे सलाह लीजिए और अपने आसपास के एरिया में देखिए कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए और उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को लीजिए। क्योंकि आप जो है इतनी कम उम्र में आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कब से ले रहे हैं ये भी नहीं पता कि टाइप 1 डायबिटीज का मुझे संभावना लगता है। तो टाइप 1 डायबिटीज कहीं में ही आपको इंसुलिन दी जाती है शुरू से। तो टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको प्रॉपर केयर रखने की आवश्यकता है। शुगर आपका जो है वो नॉर्मल से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर ही शुगर रहना चाहिए आपका। और इंसुलिन यदि आप 45 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं और तब भी आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, देयर मस्ट बी सम चेंज इन मेडिकेशन इज नीडेड, कि आपको मेडिकेशन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तभी जो है आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। तो जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लेंगे, आपको बेहतर इलाज मिल जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आपको कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको घर के बड़ों की हेल्प लेनी। मैं आपको इतना बोलता हूं कि मेरे घर में बहुत खराब माहौल है। मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत मारते हैं, एब्यूज करते हैं सर। अभी दिन में हम रोक लेते हैं बट रात में 2 दिन पहले बहुत मारा है मम्मी को और मारा है, पूरे बॉडी में ब्लैक निशान है। मैंने मम्मी को बोला कि पुलिस कंप्लेंट करते हैं या अपने विलेज चले जाओ। बट 2 रीजन है, मेरा भाई का 10th और लास्ट BSc प्लेन और नीट का स्टडी कर रहा हूँ, बट नॉट स्कोर गुड, 450 आउट ऑफ 720 इन 2021। सर जी, आई एम वेरी अपसेट। घर के काम भी मैं कर रहा हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे मेरे मम्मी के हालत नहीं देखा जाता, मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मी। घर में वही अर्निंग करते हैं, पापा ड्रिंक भी नहीं करते बट बहुत गुस्सा करते हैं सर, मुझे क्या करना चाहिए? और क्या वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? जितेंद्र सर प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ। ठीक, तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ इसमें कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा इशू है। और यदि डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, यदि फादर जो है बाहर से आकर अपना गुस्सा जो है वो घर में मम्मी पर निकालते हैं, तो ये एकदम ही गलत है और ये अनएक्सेप्टेबल है। यदि कोई भी कारण हो, आपका चाहे BSc हो, चाहे भाई का 10th का एग्जाम हो, कोई भी कारण हो, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यानी ये जिस प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारे देश में कई सारी महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है, एक तो बच्चे और दूसरा होता है उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारा जो सेटअप बना हुआ ऐसा है कि एक बार शादी कर दी तो लड़की को बोल देते हैं कि बेटा तेरा अब मायका पराया हो गया है, तेरा घर तो ससुराल हटके। और लड़की के पास आप बताओ, जिस लड़की की शादी कर दी है उसके पास यदि करियर खुद को अपने पैरों पर नहीं खड़ी है, मायके वाले बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो अब वो है और वहां पर उसके साथ में इस तरह का जो है वो व्यवहार होता है, तो आप बताओ वो महिला कहां जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं, पूरे देश की लड़कियों से मैं बोलता हूं कि बेटा पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ा हो, और शादी तभी करो जब आप अपने पैरों पर खड़े हो, आपका वजूद तैयार हो, तब आप शादी करो। अदरवाइज क्या होता है कि इन समस्याओं से गुजरना होता है। यदि आज
इनकी मम्मी जो है किसी सरकारी जॉब में होती या किसी प्राइवेट नौकरी में होती, सेल्फ अर्निंग होती, तो क्या ये इस तरह का टॉर्चर वो एक्सेप्ट कर पाती? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी इन्वॉल्व है। अब ऐसे में मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो परमानेंट सॉल्यूशन समस्या का ये कि तुमको अच्छे से पढ़कर अपनी माँ को लेकर बाहर निकलना पड़ेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे लंबा रास्ता है, पर यही सही रास्ता है कि तुमको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी माँ को इस कष्ट से निकाल सको बाहर। और दूसरी बात है कि यदि ये बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, जैसे आपने लिखा कि पूरी बॉडी में निशान है सब है, तो मैं कहता हूं प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प ऑफ द पुलिस। के पुलिस की जानकारी में ये बातें होती हैं तो आदमी जो है वो बैलेंस में रहता है, क्योंकि इंडिया में मैंने कहा ना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्ट्रॉन्ग लॉ कानून बने हुए हैं। और रही बात इस बात की कि इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मत सोचिए, इसलिए मत सोचिए। इसके लिए कारण उसके पीछे ये है कि फादर ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं रह सकते हैं उठ के, इसके लिए भी प्रोविजन बने हुए हैं पूरा। तो डोमेस्टिक वायलेंस को यदि किसी को फिजिकल हर्ट होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है हमको। और रही बात कि जो है इसमें फिर मैं बोलूँगा कि पुलिस में जाने के अलावा यदि आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि घर के कोई बड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति घर में हैं, तो उनकी भी हेल्प आप लीजिए। और पिताजी यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। कई बार आदमी बाहर अपने वर्क प्लेस में बहुत ही जो है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, तो फिर वो पूरा गुस्सा जो है घर आकर निकालता है। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि इस समस्या का समाधान सिर्फ इतना सा है कि एक तो आप इस पूरे अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन ढूंढ सकें आपके। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ अपना करियर अच्छा बना लेंगे, तो आप अपनी माँ को साथ रख पाएंगे। और फिर बजाय किसी की कि माँ को हाथ लगा दे या माँ को कुछ बोल दे उठ के, या ऊंची आवाज में आपकी माँ से बात कर ले, फिर कोई आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कमजोर हैं। और कमजोर जो लोग होते हैं ना, उनको जब तक कमजोरी दिखती रहेगी आपकी, लोग आपको दबाते रहेंगे। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना के। माँ को भी जो है माँ पढ़ी लिखी है, माँ कुछ करती, तो माँ को भी आपको जो है क्यों मैंने कहा ना पढ़ी लिखी है, जो भी उनका एजुकेशन स्टेटस है, तो माँ को भी स्वरोजगार में लगने की तरफ प्रेरित करना चाहिए कि मम्मी को कुछ ना कुछ आता होगा तो वो अपना जैसे मैं पिछले फर्स्ट हार्ट कनेक्ट के पहले सीरीज में सेम टाइप का प्रॉब्लम एक आया था, तो मैंने उसको जो व्यक्ति जो जिसने मेल किया उससे मेरा पर्सनल उसने नंबर दिया, तो हमारी टीम ने बात भी कराया मेरा उससे। तो मैंने उसको यही बोला कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत डोमेस्टिक वायलेंस का तो मुझे बताइए, मैं वहाँ के पुलिस से बात करता हूँ और मैं आपकी समस्या का सॉर्ट आउट करता हूँ। लेकिन वो पुलिस में जाना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि फिर एक ही तरीका बचता है कि तुम तो बेटा छोटे, तुमको तो 4-5 साल का वक्त लगेगा, तुम्हारी मम्मी क्या काम जानती है? उन्होंने कहा मेरी मम्मी जानती है, खाना अच्छा बनाती है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा पता नहीं, बिहार की जगह बताया वहां रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो पता लगाओगे, तुम इतना कर सकते हो कि अपनी मम्मी के लिए कि 5-6 घरों में टिफिन का काम शुरू कर सकती हैं क्या? वो घर में बड़ा रेजिस्टेंट हुआ, लेकिन उन्होंने फाइनली टिफिन का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों के घर टिफिन भेजना शुरू किए। इस बच्चे ने उनकी हेल्प किया, टिफिन से कुछ पैसा आने लगा। आने के साथ ही जैसे इकोनॉमिक आया कि भाई पैसा कुछ आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो धीमे धीमे घर का माहौल बदल गया और फाइनली चीजें सेटल डाउन हो गई। और आज उसने बताया मुझे कुछ महीने पहले की बात है कि उनकी मम्मी के अभी 60 जगह पर टिफिन जाते हैं और वो अपने उनके हस्बैंड की तुलना में ज्यादा अर्न करने लगी हैं और घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है, घर में बेहतर। तो कई बार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास हाथ पैर नॉर्मल हैं हम, तो हम कुछ ना कुछ काम तो कर सकते हैं। जब तक पैरों पर आप नहीं खड़े होंगे तब तक आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और बर्दाश्त करने मैंने कहा ना आपसे कि ये सिर्फ क्या होता है, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जैसा है कि आपको उस चीज़ को जहाँ परेशान हो रहे हैं, जिससे काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो बड़ा कर दीजिए आपके, तो समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के फर्स्ट एपिसोड में हमने कुछ इश्यूज को लिए उनसे आपको एक राह मिली होगी, एक दिशा मिली होगी। और जितनी भी सलाहें मैंने आपको दी हैं ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें। और ये मैं आपको अपने दिल से ही बता रहा हूँ कि इन समस्याओं से, ये समस्याएं सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत लोगों की समस्या है और इनसे बाहर निकलने के लिए हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे और निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि वक्त कभी रुका नहीं करता है। मैंने कहा वक्त कभी रुका नहीं करता है। और एक बात मैं जो बार बार कहता हूँ वो ये है कि वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है, और हमें वक्त को गुजारना नहीं है, बदलने पर फोकस करना है। इसलिए हमें इन समस्याओं से ऊपर उठना है और ऊपर उठकर हमें इनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं और हमें जीवन में सफल बनना है। जीवन में सफलता केवल जो है कुछ पद को पा लेने से नहीं होती है। जीवन में सफलता खुश रहने से, पारिवारिक मूल्यों को समझने से
और लाइफ को वर्थफुल समझने से होती है कि आपकी लाइफ वर्थफुल है। ऑल द बेस्ट।